स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी मोनोपोली हो गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो ऑपरेट्स लाइक अ कंपनी, कंपनी की तरह ऑपरेट करता है वो। हर स्टॉक एक्सचेंज वो एक कंपनी है, तो एक कंपनी का चेयरपर्सन भी होगा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होगा, उसकी फंक्शनिंग भी होगी, सब कुछ अपने अपने तरीके से ऑपरेट करेगा। तो एक कंपनी की मोनोपोली हो गई, अब वो तानाशाह हो गए, इतनी कमीशन, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो भारत सरकार को लगा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो नहीं हो सकता, वी कैन नॉट डू दिस। मोनोपोली में चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है और अपने हिसाब से आप चीजों को घुमा सकते हो। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया 1978 में मोनोपोली हो गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, निफ्टी के हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है, पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। जैसे सेंसेक्स के हिसाब से जैसे जैसे सेंसेक्स घूमेगा वैसे वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज घूमेगा, वैसे वैसे हम इन्वेस्टर्स को घुमाते रहेंगे। जबकि उस जमाने में इन्वेस्टर्स कम थे, लेकिन कंपनीज तो थी, जितनी भी कंपनीज थी जो भी वो काम कर रही थी, उन कंपनीज को घुमाने के लिए सेंसेक्स जो है वो घूमता रहता था, घूमता रहता था, घूमता रहता था। मोनोपोली बीएसई की थी, जो करना है करो। तो जितने भी चाटुकार थे वो चिपक जाते थे उसके चेयरमैन के साथ। तो उसी में एक नया दलाल पैदा होता है, हर्षद मेहता। वेरी वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, क्लेवर, चालाक, चंट वो पैदा होता है। वो आता है, वो कहता है कि मैं पूरा गेम ही पलट दूंगा स्टॉक एक्सचेंज का। हिम्मत चाहिए सोच रखने के लिए भी, और आजकल तो सोच सभी रख लेते हैं, उसमें तो हिम्मत भी नहीं चाहिए। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गूदा लगता है, टाइम लगता है, गट्स लगते हैं। तो हर्षद मेहता ये सोचता है कि किस तरीके से अपनी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को बढ़ाया जाए। जैसे और बहुत सारी तमाम स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स थी, उस जमाने में भी थी, आज भी है, आज और ज्यादा है, 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा है। उस जमाने में थी, उस टाइम के हिसाब से उस जमाने में ज्यादा कंपटीशन था, आज के टाइम पे आज ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन हमेशा ही था, कंपटीशन सन 1870 में भी था। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि पुराने जमाने में चीजें आसान थी, आज मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। पुराने जमाने में अगर चीजें आपको आसान आज लग रही है, तो उस टाइम के हिसाब से तब चीजें मुश्किल थी, तब डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल था। एडवर्टाइजमेंट कैसे होता होगा, टीवी थे ही नहीं, आप कैसे मैसेज पहुंचाओगे। आज तो आप सोशल मीडिया पे एक बार जाए, इंस्टाग्राम पे करोड़ों लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है। तो आज के चैलेंजेस अलग है, तब के चैलेंजेस अलग थे। तो हर्षद मेहता ने ब्रोकरेज फर्म खोली। कोई भी ब्रोकरेज फर्म या कोई भी ब्रोकर, आप अपने जीवन में ब्रोकर से मिले हैं, वो जो ब्रोकर है उसका धंधा कैसे चलता है, उसके पास एक कस्टमर आना चाहिए। मान लीजिए रियल एस्टेट ब्रोकर है, कस्टमर आएगा जो बोलेगा कि भाई मुझे रूम ढूंढ के दो, पीजी ढूंढ के दो, मेरा इतना बजट है और मुझे ये चीज चाहिए। जैसे आप लोग हो, आप ढूंढते हो, आपको एक पीजी चाहिए, आप बोलोगे कि मुझे 1 बेडरूम चाहिए जिसमें एक स्टडी टेबल होनी चाहिए, अटैच बाथरूम हो। पीजी चाहिए जिसमें मेरा बजट है 5,000 रुपए, 6,000 रुपए। एक कमरा चाहिए जिसका बजट है 10,000 रुपए। अब ये सब चीजें बताते हो, ये चीज हो, ऐसी हो, कोचिंग सेंटर के पास हो, मार्केट आसपास हो, टिफिन की दिक्कत ना हो, और भी स्टूडेंट्स वहां पे रहते हो, गर्ल्स की स्पेसिफिकेशन होगी कि गर्ल्स पीजी चाहिए। तो सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं और उसके अनुसार जो है वो ब्रोकर आपको आपकी चीज को दिलवाता है। ठीक बात है। अब आप स्टॉक ब्रोकर के पास जाओ, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर के पास कौन जाएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोलेगा मुझे फलानी चीज चाहिए। अब ब्रोकर बताएगा कि अच्छा आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, पूरी स्पेसिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग को पैसा देगा खरीद के। फिर खरीदना बिकवाना, खरीदना बिकवाना, खरीदना बिकवाना जो है वो ब्रोकर के थ्रू चलता रहेगा। अब इसमें हर्षद मेहता के पास क्लाइंट ही नहीं आते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्रोकर बैठे होते थे, क्लाइंट कैसे आए? तो उसने एक लूप होल एक्सप्लोर करा, और वो लूप होल ये एक्सप्लोर करा कि कहते हैं ये जब तक मैं सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के चक्कर में बैठा रहूंगा कि मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे शेयर खरीद के दूंगा, और मेरे पास कोई आएगा तो मैं बेच के दूंगा, यही करता रह जाऊंगा, एक एक आदमी के पीछे बैठा रह जाऊंगा और कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाऊंगा। तो उसने अप्रोच करा बैंकों को। बैंक्स क्या करते थे उस जमाने में कि बैंक्स के पास सरप्लस पैसा होता था या कि प्रॉफिट होता था, और 1980 के नेशनलाइजेशन के बाद सारे बैंक सरकारी हो गए थे। जितने भी बैंक से 99% बैंक्स वर गवर्नमेंट बैंक्स। तो बैंक्स के पास जो प्रॉफिट होता था, जो सरप्लस होता था, कैश सरप्लस, अब बैंक भी एक बिजनेस है, तो वो ये चाहता है कि मेरा भी सरप्लस या प्रॉफिट इन्वेस्ट हो। भाई कोई भी अपनी जेब में पैसा थोड़ी रखेगा, वो बोलेगा इन्वेस्ट करो ना, बढ़ाओ पैसों को, इंक्रीज करो। तो उसके इंक्रीज के चक्कर में बैंक्स के पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते होंगे? रियल एस्टेट होता होगा, बॉन्ड्स होते होंगे, और शेयर्स होते थे। बॉन्ड्स में अगर बैंकों ने इन्वेस्ट करा तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, एसएलआर के पर्पस के लिए रख सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करा, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो भी एसएलआर के पर्पस में रख सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान ये सोचता है कि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपीज कैश है, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उसको मैं डाइवर्सिफाई करूं, सारी चीजें एक में थोड़ी लगा दूंगा कि सबका गोल्ड खरीद लिया, सबका ये नहीं। 20% का गोल्ड खरीद लिया, 10% की सिक्योरिटीज खरीद ली, 10% कैश रख लिया, 10% का ये कर लिया, 40-50% पैसा मेरे पास रह गया है, इसको मैं कहीं और लगाऊंगा। हर इंसान और ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे एक ही जगह लगा दो, नहीं, डाइवर्सिफाई करो। अगर एक चीज डूबी दूसरी चीज तो हाथ में होगी, और किसी को गारंटी किसी चीज की नहीं है। ये मत समझना कि सबसे इंटेलिजेंट आदमी है उसका सारा पैसा हर जगह बढ़ता ही है, किसी का पैसा हर जगह नहीं बढ़ता, सब रिस्क फेस कर रहे हैं। आप खुद देख लो ना, किसी ने सोचा था हमारा स्टॉक मार्केट इतना नीचे आज की डेट में पिछले 2 हफ्ते से, इट हैज टैंक्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लॉजिक, जब हम इस लॉजिक की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि बैंक जो है वो क्या करता था
बैंक के पास जो सरप्लस पैसा है जो उसे स्टॉक मार्केट में लगाना होता था, वो बैंक किसी ब्रोकर को दिया करता था। खुद इन्वेस्ट नहीं करते, ब्रोकर के थ्रू करते। ब्रोकर के थ्रू इसलिए करते क्योंकि बैंकों को भी नहीं पता कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइम पे करना चाहिए। अब अगर आज टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का तो आपने नहीं करा, अब कल अगर टाइम है इन्वेस्ट करने का तो आप ब्रोकर को फोन करके पूछोगे, वो बताएगा, फिर आप बिड डालोगे, फिर उस हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो उस सिस्टम को बाईपास करने के लिए बैंक ने क्या करा, बैंक ने जो अपना सरप्लस पैसा है वो ब्रोकर के अकाउंट में डाल दिया। अब ब्रोकर को जिस टाइम सही टाइम लगेगा, जो सही टाइम होगा, जो सही मौका होगा, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा स्टॉक्स में। समझे? ये बैंक्स उस टाइम थ्रू आउट करते थे, सारे बैंक्स यही करते थे। अब उसने लूप होल ही एक्सप्लॉइट करा कि ब्रोकर के अकाउंट में पैसा आ गया। अब जब तक ब्रोकर को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपको एक दिन में भी मिल सकती है, एक महीने में भी मिल सकती है। तो अगर एक महीने बाद मुझे इन्वेस्ट करना है तो एक महीने के लिए वो पैसा मेरे अकाउंट में मेरे डिस्पोजल पे है, मैं जो मर्जी करूं। नॉर्मली ब्रोकर्स क्या करते थे, उस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर पैसों की एफडी करा के छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वो अमाउंट होता था हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का, उस टाइम के हिसाब से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का, क्योंकि बैंकों को उतना प्रॉफिट होता था। 100 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बैंक अकाउंट में पड़ा है, एक महीने तक कोई यूज नहीं है, तो एफडी करा दो भाई, मेरा पैसा थोड़ी है, किसी और का पैसा है, सेफ ही रखूंगा ना मैं। हर्षद मेहता डेयर डेविल था, उसने कहा मेरे पास है ना ये पैसा, अब मैं इसका कुछ भी करूं। तो उसने क्या करना शुरू करा, उसने कुछ कुछ कंपनीज को आइडेंटिफाई करा, जैसे कि एसीसी सीमेंट, पोलो स्टील, ऐसी कुछ 4-5 कंपनीज आइडेंटिफाई करी और उन कंपनीज के शेयर्स खरीद के रख लिए, उनके ओनर्स से जाके मिलकर उन कंपनीज के शेयर्स खरीद के रख लिए। अब मैंने शेयर्स खरीद लीजिए, मान लीजिए एसीसी का शेयर प्राइस चल रहा है 300 रुपए, 300 रुपीज एसीसी का शेयर है, एसीसी सीमेंट का, आज भी सीमेंट बिकता है वो। और अब मुझे वो 300 रुपीज का शेयर प्राइस दिख रहा है, मैंने उसकी 10% शेयर्स खरीद के रख लिए अपने नाम पे, मेरे नाम पे 10% शेयर्स है। अब मैंने क्या करा, जो बैंक का पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है उस सारे पैसों को मैंने लगा दिया एसीसी के शेयर में, सारा पैसा लगा दिया मैंने। तो आपने क्या करा, आपने डिमांड क्रिएट कर दी। जब तुम डिमांड क्रिएट कर दोगे शेयर की तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, द प्राइस विल कीप गोइंग अप। जब प्राइस ऊपर जाता हुआ नजर आएगा तो और शेयर होल्डर्स देखेंगे, जब और शेयर होल्डर्स देखेंगे तो उनको लगेगा कि यार बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है कंपनी, हम भी खरीदते हैं, हम भी कमाएंगे। तो हर्षद मेहता जिस शेयर में पैसा डालता था वो शेयर ऊपर जाता था। तो इस कारण से हर्षद मेहता के पास खूब सारे क्लाइंट आ गए, यार तुम अपना पैसा बढ़ा रहे हो, मेरा भी बढ़ाओ, मेरा भी बढ़ाओ। तो उसके पास खूब सारे फंड आने लगे और सबके पैसे बढ़ते थे, क्योंकि जो शेयर बढ़ता था वो शेयर को खुद आर्टिफिशियली बढ़ाता था। भाई कंपनी का शेयर प्राइस किस बेसिस पे पड़ता है, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी कंपनी घटिया परफॉर्म कर रही है, तुम जबरदस्ती शेयर प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हो, तो वो तो एक गुब्बारा फुला रहे हो ना तुम जबरदस्ती का, तो कोई किसी ने पिन मारी फट जाएगा वो, इट विल बस्ट। तो आप अगर जबरदस्ती गुब्बारा फुला रहे हो तो वो बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स क्लियर है और वो शेयर प्राइस वाकई कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से, सेल्स की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से बढ़ा है, तो वो शेयर प्राइस आसानी से नीचे नहीं आएगा। दैट शेयर प्राइस विल नॉट कम डाउन इजीली, क्योंकि वो कंपनी उसी जगह स्तर है जब तक कंपनी की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन वहां पे डिमांड सप्लाई रूल चल रहा है, आप डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट कर देते हो ओवर रातों रात, 2 हफ्ते में आपने एसीसी के शेयर प्राइस को यहां से यहां पहुंचा दिया, साल भर के अंदर यहां से और ऊपर पहुंचा दिया, 300 रुपए का शेयर 1000 रुपए पहुंचा के खड़ा कर दिया, 3 गुना कर दिया। बहुत बड़ा इंक्रीज है एक साल में, आज की डेट में हो जाए तो उस कंपनी के ऊपर बैन लग जाए। सो दिस इज व्हाट ही क्रिएटेड। अब जब ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो हर्षद भाई हर्षद भाई हर्षद भाई हर्षद भाई की कंपनी में पैसा लगाओ, ग्रो मोर पे पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, पैसा लगाओ, ये हमारा पैसा डबल करके दे। उसने कमा के दिया भी, क्योंकि जिन शेयर्स में वो पैसा लगा रहा है वही शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, सीधी बात है। तो ये उसने पहले करा एसीसी सीमेंट के साथ, फिर करा पोलो के साथ, फिर और ऐसे कई सारी 4-5 कंपनीज के साथ करा। एसबीआई का पैसा लेता था वो और इस तरीके से पैसा लगाता था। एसबीआई के पैसों में आप ये समझ लीजिए, ही हैड टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स क्लोज टू 2000 करोड़ रुपीस, और 2000 करोड़ रुपीस लगाते 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 उसने पूरे मार्केट को ऊपर पहुंचा दिया। उसकी खुद की वर्थ 1000 करोड़ से ऊपर, 1990 की बात, 1990 की बात। जब तक बोलबाला है, जो करना है करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो वैसे ही कोई नहीं कुछ पूछता। कौन पूछेगा? आपको पैसा मिल रहा है अगर, तो आप मुंह भी चू भी नहीं करोगे, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। नोबडी सेज एनीथिंग। फिर क्या होता है, ऐसे ही हर्षद भाई एक बार 500 करोड़ का फंड लेके एसबीआई का बैठे हैं, 500 करोड़ रुपए का फंड 1990 में, वो सारा का सारा मार्केट में लगाते हैं और मार्केट क्रैश कर जाता है। अभी तक आप लगाते थे, मार्केट ऊपर बढ़ता था, आप एक शेयर में लगाते थे, मार्केट भी सपोर्ट कर रहा था, कंपनी भी सपोर्ट कर रही थी, सब सपोर्ट कर रहे थे। अब आप तो 1 या 2 या 3 कंपनीज में लगाते हो। मैंने क्या बोला, मार्केट में और कितनी कंपनीज है? हजारों कंपनीज है। बाकी सारी कंपनीज जो है वो बैठ जाती है, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पूरे देश की जो कि मार्केट को इंपैक्ट करती है, वो भी चीज जो है वो नीचे आ जाती है। तो आपने पूरा पैसा लगाया 500 करोड़, और वो 500 करोड़ के साथ मार्केट जो है वो टैंक कर गया। अब 500 करोड़ की वैल्यू 150 करोड़ रुपए रह गई है। यही होता है शेयर, इसी को तो रिस्क बोलते हैं।
तो शेयर प्राइस है उस पर आपने लगाया, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे लगाया, आज उस शेयर का प्राइस 35 रुपए है, तो 65% आपका नुकसान हो गया। उसके साथ ये हो जाता है ट्रेजेडी। तो अब एसबीआई का पैसा वापस कैसे करोगे? हाउ विल यू रिटर्न द मनी? उस टाइम पे पता लगता है कि आदमी क्या कर रहा था। यूजिंग समवन एल्सेस फंड टू इन्फ्लुएंस द शेयर प्राइस, शॉर्ट द शेयर प्राइस इन द मार्केट। शॉर्टिंग कर रहे थे आप शेयर प्राइसेस की मार्केट में प्रॉफिट्स कमाने के लिए, जो कि आज की डेट में इलीगल एक्टिविटी है। स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, एसबीआई का 500 करोड़ डूब जाता है, वापस ही नहीं कर पाता। कहां से वापस करोगे? एरोगेंस इतना ज्यादा आदमी में कि अपनी खुद की वेल्थ जो कि बहुत ज्यादा थी, 1000-1100 करोड़ की वेल्थ थी, उस चीज को डाइल्यूट करने को तैयार नहीं है कि मैं अपना कुछ बेच दूं। अरे भाई, अगर तुम डबल के आदमी हो तो बेच बाज के खत्म करो, निकलो इस चीज से। नहीं निकलोगे तो जेल हो जाएगी। वो निकल नहीं पाता उस चीज से। तो 1991 में व्हेन ही इज नॉट एबल टू रिटर्न द मनी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ही इज अरेस्टेड बाय सीबीआई। सीबीआई छापा मारती है, अरेस्ट कर लेती है, जाओ अब जेल में बंद हो जाओ। इसको बोलते हैं फ्रॉड। ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है। 1991 के बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है। उनको यह समझ में आया कि कितना डीप रूटेड ये प्रॉब्लम है। हर्षद मेहता तो करता हुआ पकड़ा गया। जब तक जो ना पकड़ा जाए वो चोर थोड़ी होता है, जिस दिन वो पकड़ा जाता है उस दिन चोर होता है। तो ये एक्टिविटी और भी लोगों ने करना शुरू कर दी, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत ज्यादा गंद फैला हुआ था। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, आरबीआई के गवर्नर और कई सारे लोग मिलके इस चीज का समाधान निकालते हैं कि सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज का एक रेगुलेटर तो बनाओ। स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट कौन करता है? कोई रेगुलेट नहीं करता था उस टाइम। नो रेगुलेटर, मतलब स्टॉक एक्सचेंज किसके अंतर्गत आता है? कोई एक एजेंसी नहीं थी। देयर वाज नो सिंगल एजेंसी। स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर की। अब आरबीआई गवर्नर अपना काम करेगा बैंकिंग का कि स्टॉक एक्सचेंज देखेगा, और फाइनेंस मिनिस्टर अपना काम करेंगे या ये देखेंगे? तो इसके लिए आपको एक सेपरेट एजेंसी चाहिए थी जो कभी बनाई नहीं गई। SEBI there was a body existing by the name of SEBI. It did not have any powers. It was a toothless tiger. एक टाइगर है जिसके पास दांत ही नहीं है, भागते रहो यहाँ से वहाँ, काटोगे कैसे, खाओगे कैसे? So when we are talking about this specific logic, SEBI Act was passed and SEBI was made into a regulatory body in 1992. इतना बड़ा स्कैम हो जाने के बाद, और ये स्कैम की वैल्यू जो थी वो 5000 करोड़ प्लस थी, जिसमें नाम सबका आया था इंक्लूडिंग द देन प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद ये रियलाइज किया गया कि क्या बकवास है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर पूरी मोनोपोली रहेगी और उसी में आप इन्वेस्ट कर करके शेयर्स को शॉर्ट लॉन्ग और ये वो करते रहोगे, पोजीशन होल्ड करते रहोगे, इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते रहोगे, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, आज आगे भी हो जाएगा। तो वी नीड अनदर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ नेशनल लेवल लाइक बीएसई। डुओपॉली बनाओ। तो 1993-1994 में क्या बनाया जाता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। अब नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज बनाओगे तो इसमें वो सारी कंपनीज होनी चाहिए जो बीएसई में भी है। नेशनल लेवल तो तभी बनेगा अगर उसकी आधी कंपनीज होंगी, तो कैसे बनेगा? तो जितनी भी कंपनीज के शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड थे, आई रिपीट, जितनी भी कंपनी के शेयर्स एक्टिवली ट्रेड किए जाते थे, एक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाते थे, एक्टिवली अप्लाई करे जाते थे, वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यहां पे धीरे 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 करके लिस्ट होने लगी। और आज की डेट में 2000 से ऊपर कंपनीज हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, 2000 प्लस कंपनीज। 2000 प्लस कंपनीज के शेयर्स ही एक्टिवली ट्रेडेड है पूरे एक्सचेंजेस पे, चाहे जो मर्जी एक्सचेंज हो। बीएसई पे भी आपकी हो सकती है 7-8 हजार कंपनीज, लेकिन उसमें से आधी से ज्यादा कंपनीज डिफंक्ट है, मतलब वो चली नहीं रही है। वो लिस्टेड है लेकिन उनमें कोई एक्टिविटी नहीं है, पुरानी लिस्टेड है, कोई 50 साल पहले कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, लिस्टेड है, उसको हटाया नहीं आपने लिस्टिंग से, लेकिन वो उसमें है, नंबर आ रहा है, लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसका शेयर प्राइस इंडेक्स को हिलाता नहीं है। जो एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज है वो 2000 ही है, तो 2000 कंपनीज ऐसी बीएसई में, और वो सारी कंपनीज एनएसई पे आ गई। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए मैं आज की डेट में लिस्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैं लिस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिस्ट करवाने के लिए तो उन सारे मार्केट प्लेसेस पे जाऊंगा जहां पे बायर है। कुछ बायर एनएसई पे है, कुछ बायर बीएसई पे है, दोनों में से किसी पे एक पे बायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों पे लिस्ट करवाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप हर चीज पे करवाओगे ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामार्ट, ये आपके जो और है स्विगी, जेप्टो वगैरह सब पे करवाओगे, यू विल गेट इट लिस्टेड ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। वही चीज कंपनीज करती है, कंपनीज दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाती है, और वो कंपनीज लिस्ट करवाती है तो उनके पास सारा का सारा जो वो होता है, दे गेट इट बैक, मतलब उनको जो है उनका शेयर बिकता है और उनको पैसा मिलता है, दे गेट द मनी। तो इस वजह से
आप देखेंगे एनएसई और बीएसई पैरेलल चलते हैं। अगर बीएसई ऊपर है तो एनएसई भी ऊपर है, बीएसई नीचे है एनएसई भी नीचे है, क्योंकि जो शेयर्स उसमें जो शेयर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो शेयर्स दोनों उसमें कॉमन है। इट इज कॉमन क्योंकि दो ही मार्केट प्लेसेस है नेशनल लेवल की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है जिसके थ्रू परफॉर्मेंस पता चलता है वो है निफ्टी, विच इज अ ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज। 50 कंपनीज का ग्रुप है, मतलब जिस तरीके से सेंसेक्स 30 कंपनीज का इंडेक्स है, निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज का इंडेक्स है। निफ्टी 50 कहा जाता है इसे। तो जब आप निफ्टी 50 की बात करते हैं तो ये निफ्टी 50 यहां पे आता है कि 50 कंपनीज का आपने इंडेक्स बना रखा है। ये जो 50 कंपनीज का इंडेक्स है अपने हिसाब से ही ऑपरेट करता है, अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से ही ऑपरेट करता है। निफ्टी 50। जब इस 50 कंपनीज का आप एवरेज निकालते हो तो आपको वही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जो आपको सेंसेक्स का मिलता है। सेम, बिल्कुल सेम। फर्क यह है कि नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कंपनीज अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने और कहीं से नई कंपनीज निकाल के ले आए, वही कंपनीज है। फर्क यह है कि अगर सेंसेक्स में एक सेक्टर की टॉप 2 कंपनीज है तो निफ्टी में सेम सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हो तो आप मारुति, ह्युंडई और होंडा तीनों ले लोगे। पहले आपने मारुति ह्युंडई ले रखी थी, इस तरीके से आपने टॉप 3 कंपनीज ले ली। उस तरीके से आप यहां पे परफॉर्मेंस बताते हो। आप जितनी ज्यादा कंपनीज लेते जाओगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट आपका शेयर प्राइस होगा या इंडेक्स होगा। शेयर प्राइस ही इंडेक्स होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। वो तो बहुत ऑब्वियस ही बात है ना। तुम जितना सब पूरी 6000 कंपनीज ले लो एकदम एक्यूरेट होगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप लिमिटेड कंपनीज पर निफ्टी 50 इंडेक्स बनाई गई, तो ये आपको शेयर प्राइसेस बिल्कुल सेम है वैसे ही जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30। अब इसके बाद जो है आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो और उनके हिसाब से परफॉर्मेंस बताते हो। कुछ साल बाद बनाया गया निफ्टी जूनियर, जो कि नेक्स्ट 50 कंपनीज है। नेक्स्ट 50 कंपनीज है, मतलब नंबर 51 टू नंबर 100। तो टॉप 3 कंपनीज है, उसके बाद वाली कंपनीज की, तो उसके बाद वाली कंपनीज लोगे तो उसका एक अलग इंडेक्स है, ये आपको बताता है। अब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अलग दिखाई जाएगी। द परफॉर्मेंस विल बी अ लिटिल सेपरेट, अ लिटिल डिफरेंट। उसके बेसिस पे क्या बनाया गया है? निफ्टी जूनियर। तो निफ्टी जूनियर हैज बीन क्रिएटेड, ये हुआ है। और ऐसे ही सेंसेक्स 500 हैज बीन मेड। तो सेंसेक्स 500 है टॉप 500। सेंसेक्स वैसे तो 30 कंपनीज का है, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए टॉप 500 कंपनीज ली है। बहुत मुश्किल है इंडेक्स कैलकुलेट करना, लेकिन फिर भी किया जाता है सेंसेक्स 500। हालांकि इस इंडेक्स को ज्यादा यूज नहीं करा जाता, मतलब आप टीवी पे देखोगे तो सब ये इंडेक्स बहुत कम दिखाया जाता है। अब इंडेक्स है तो दिखाया तो जाएगा ही। तो ये चीज आती है, सेंसेक्स है, निफ्टी है और ऐसे तमाम और इंडिसेस है। प्रोमिनेंटली जो इंडेक्स है वो यही 2 इंडिसेस है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके सिवा इंडेक्सेस होती है जैसे कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX कहा जाता है उसे। अब सेंसेक्स जो है वो हमें किस चीज की परफॉर्मेंस बता रहा है? शेयर्स की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज परफॉर्मेंस बताता है कमोडिटी की। कमोडिटीज भी बिकती है। कमोडिटीज के यूनिट, जैसे गोल्ड है, गोल्ड के यूनिट्स बिकते हैं। गोल्ड क्या हुई? कमोडिटी हुई। सिमिलरली सारी जितनी कमोडिटीज है, आपको आटा, दाल, चावल भी मिलता है स्टॉक मार्केट पे, उसके भी यूनिट्स आप खरीद सकते हैं। तमाम ऐसे जितना बुलियन है, जितने भी प्रेशर स्टोन्स हैं, जितना भी मेटल है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई और किसी तरह का बार हो, वो सब बिकता है यूनिट्स में, आप खरीद सकते हो। वो खरीदा जाता है MCX के जरिए। तो MCX का परफॉर्मेंस अगर ऊपर है तो आपका बढ़ गया मेटल का प्राइस, नीचे है तो मेटल का प्राइस कम हो गया। इस तरीके से है। आज की डेट में एक नया स्टॉक एक्सचेंज आ गया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो आप पैसा लगाते हो उस स्टॉक एक्सचेंज पे, वो पैसा यूज करा जाता है सोशल इशूज के लिए, ग्रीन इशूज के लिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली इशूज के लिए। तो अब तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेट्स स्टिक टू